वैसे तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज के मैं लेकर आ गए फिर से आप लोगों को नए ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे ही आएंगे, मतलब मान के चलिए कि इससे आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, पूरा ऑब्जेक्टिव देख के जाना है। आप चाहते हो कि एग्जाम में आपका 70 में 70 आए तो आप लोग इग्नोर मत करो, टोटल ऑब्जेक्टिव को देखो। मैं जो भी ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूँ ये एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लो कि इससे बाहर जाएंगे ही नहीं एग्जाम में। इसलिए आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट है, आप लोग बड़े ध्यान से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि इतने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है ना, इतने ज़्यादा कि इससे एग्जाम में एक भी बाहर से नहीं आएंगे। अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप देखते जाते हो डेली के डेली, तो आप मान के चलो कि आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बायो में सही करने वाले हो और थ्योरी भी सही कर दोगे, तो जिससे आपका नंबर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो आप चाहते हो कि 35 में 35 सही हो, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को वॉच करेंगे और एक एक बात को समझेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, मैं जो भी बताता हूँ क्लासरूम में उसको भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैं जो बताया उसको नहीं नोट डाउन करिए। मैं जो बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, जो लिखा गया वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो मैं ऐसे बताऊँगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भारत में परिवार नियोजन कब चलाया गया था। तो भारत में परिवार नियोजन, पहला ऑप्शन 1951, 1960, 1851, 1800। तो देखिए, परिवार नियोजन जो चलाया गया था ना, 1951 ईस्वी में भारत में चलाया गया था। जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय लगातार जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। तो उस जनसंख्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक नियोजन चलाया जिसका नाम था परिवार नियोजन। और यह परिवार नियोजन कब चलाया गया था? 1951 ईस्वी में। और 1951 ईस्वी में इसका मतलब क्या था परिवार नियोजन का? कि हम दो और हमारे दो होने चाहिए, हमारे दो होने चाहिए। इस नियोजन का अर्थ क्या था? कि हम दो हमारे दो, मतलब हम दो हमारे दो, मतलब हम और मेरी वाइफ और मेरा दो ही लड़का होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। एक और बात मैं अच्छा से बता दूं, जितने भी दंपति थे ना, दंपति मतलब बिजनेसमैन समझते हैं, जितने भी बिजनेसमैन लोग थे तो उन्होंने एक नीति अपनाई थी, हम दो हमारे एक। ये भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछा गया है कि जितने भी दंपति थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या अपनाया था? उन्होंने अपनाया था कि हम दो हमारे एक। यहाँ से 2-3 प्रश्न बता दिए। पहला, परिवार नियोजन कब चला गया था? 1951 ईस्वी में। इसका अर्थ क्या है? कि हम दो हमारे दो होना चाहिए। लेकिन जितने भी बिजनेसमैन थे वो अपनाए थे हम दो हमारे एक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सन 19 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था? 1 अरब, 2 अरब, 4 अरब, 6 अरब। तो आप लोग को यहाँ से याद रख लेना है कि 19 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब था। कितने अरब था? 2 अरब। बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे विश्व में 19 ईस्वी में कितना था? 2 अरब था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सन 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था? तो सन 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब था, कि 2 अरब था, कि 4 अरब, कि 1 अरब। तो यहाँ का राइट आंसर जो होने वाला है इसका, ये 6 अरब है। पूरे विश्व की जनसंख्या 2000 ईस्वी में कितना था? 6 अरब। अब यहाँ से और 2 बात याद रखेंगे। भारत जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत जब आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितना था? 35 करोड़। इस बात को नहीं भूलना है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या कितना था? 35 करोड़। अब वही जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 2000 ईस्वी में हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? तो 1 अरब थी। कितना अरब? 1 अरब। बिल्कुल नहीं भूलना है, एग्जाम में पूछता है कि 2000 ईस्वी में भारत देश की जनसंख्या कितना था? तो 1 अरब था। बिल्कुल भूलना नहीं है, इशारे नोट डाउन कर लेना। मैं जितना बाहरी बताऊंगा सब नोट डाउन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि विवाह की वैधिक आयु कितना होना चाहिए। तो देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं कि 18 वर्ष स्त्री का होना चाहिए और पुरुष का 21 वर्ष होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एमटीपी कराना किस सप्ताह में कराना, कितना सप्ताह में कराना सुरक्षित माना गया है। तो आप लोग को मैं बता दूं, एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होता है, जिसको आप सफैया का नाम से जानते हैं, कि जब माता कोई गर्भधारण हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि उसको सफैया करा दिया जाए तो सुरक्षित कितने सप्ताह मान जाती है? 6 सप्ताह या 12 सप्ताह या 7 सप्ताह। तो मैं बता दूं, 12 सप्ताह के पहले करा लीजिए तो सुरक्षित मानी जाती है। 12 सप्ताह मतलब 3 मंथ, अगर मंथ पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है 3 मंथ के पहले आप लोग को करा लेना चाहिए एमटीपी। याद रख लेंगे क्यों करा लेना चाहिए? क्योंकि 3 मंथ के लास्ट तक सभी अंग तंत्र शिशु के बन जाते हैं, तो उसके पहले करा लेते हैं तो सुरक्षित मानी जाती है। मतलब मंथ कहेगा तो 3 मंथ, सप्ताह कहेगा तो 12, और यहीं पे कह देता है तिमाही,
तिमाही कह देगा तो पहली तिमाही, याद रख लीजिएगा। अगर तिमाही कहता है तो पहली तिमाही, अगर सप्ताह पूछता है तो 12 सप्ताह, और वही आपको महीना पूछेगा तो 3 मंथ बताने। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इतना मैं डिटेल से बता रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एमटीपी पर भारत ने कानूनी रूप से कब स्वीकृत प्रदान किया था? तो 1971 में। राइट आंसर है 1971 में कानूनी रूप से भारत सरकार ने इस पर कानून लगाया था, इस बात को भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पूरी दुनिया में हर साल एमटीपी कराई जाती है कितना करोड़? 4.5 से 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ और सभी। तो आप लोग का इसका राइट आंसर जो होने वाला है 4.5 से 5 करोड़ हर साल एमटीपी कराई जाती है। कितने कराई जाती है? 5.5 से कितना आप लोग को याद रखना है? 4.5 से 5 करोड़ हर साल क्या कराई जाती है? एमटीपी कराई जाती है। भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मिलियन में दे तो कैसे बनाएंगे? मिलियन में हो जाएगा 45 से 50 मिलियन। मिलियन में पूछेगा तो 45 से 50 मिलियन, अगर करोड़ में पूछेगा तो 4.5 से 5 करोड़, इस बात को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, कौन यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है? सिफिलिस, हर्षित, एड्स, कैंसर। तो कैंसर नहीं है। इसका मैं बता दूं, यौन संचारित रोग से हर साल एक क्वेश्चन कन्फर्म रहे हैं, इसलिए मैं 3 क्वेश्चन लाए हूं, और तीनों में से मान के चलिए कि एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहेंगे। आप लोग को भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना। ये जितना मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला, यौन संचारित रोग का उदाहरण है गोनोरिया है, क्लेडमिया है, यकृत बी है, सभी है। तो राइट इसका आंसर होगा सभी। ये भूलना नहीं है, यौन संचारित रोग से हर साल ये क्वेश्चन रहे हैं और रहेंगे भी इस साल भी। अगला है, यौन संचारित रोग का उदाहरण है लैंगिक मस्से, जननिक परिसर, सुजाक और सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो होने वाला है वो सभी होने वाला है। ये नहीं भूलना है बाबू, तो नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा यौन संचारित रोग उपचार योग्य नहीं है? एड्स है, यकृत बी है, जननिक परिसर है, ये सभी उपचार योग्य नहीं है। जितने भी हैं, मैंने अभी उदाहरण आप लोगों को दिखाया था यौन संचारित रोग के, तो उन उदाहरणों में से यही 3 हैं जिसका उपचार नहीं किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है। बाकी जितने भी यौन संचारित रोग हैं उसका हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसका उपचार है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको याद रखिएगा। अगला, कौन सा यौन संचारित रोग एक व्यक्ति से दूसरे सुई द्वारा, शल्य चिकित्सक औषध द्वारा संदूषित रक्त द्वारा फैलता है? एड्स, यकृत बी, दोनों। तो इसका राइट आंसर दोनों है, मतलब एड्स भी है और यकृत भी है, जो कि संदूषित सुई द्वारा फैल सकता है या रक्त आधान के द्वारा फैल सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कितने वर्ष की आयु में ज़्यादा यौन संचारित रोग हो रहा है? 15 से 24 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 30 वर्ष, सभी। तो मैं इसका राइट आंसर में बता दूं, ज़्यादातर यौन संचारित रोग होने का कारण यही है 15 से 24 वर्ष। अब कारण सुन लीजिए, यौन संचारित रोग इतने वर्ष में क्यों हो रहा है ज़्यादातर? क्योंकि बच्चे सबको अच्छे तरह से यौन संचारित रोग की जानकारी नहीं है, शिक्षक क्लासरूम में अच्छे जानकारी नहीं देते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा यौन संचारित रोग 15 से 24 वर्ष के बच्चों को होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि नर नसबंदी को किस नाम से जाना जाता है? वैसेक्टोमी, जिसमें शुक्रवाहक नलिका को काट के निकल जाता है, ट्यूबेक्टोमी, जिसमें डिम्ब वाहिनी नलिका को काट के निकाला जाता है, और दोनों। तो आप लोग याद रखेंगे वैसेक्टोमी इसका राइट आंसर है, जिसमें इसमें शुक्रवाहक नलिका को काट के निकाल जाता है। ये भी मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से लीजिएगा, इसमें शुक्रवाहक नलिका को काट के निकल जाता है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मादा नसबंदी के नाम से किसे जानते हैं? वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी? तो याद रख लीजिए ट्यूबेक्टोमी, इसमें डिम्ब वाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका को काट के निकाला जाता है या काट के बांध दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली कौन है? तो सप्ताह में एक बार लेने वाली पहला है सहेली, माला डी, माला ए, सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है सप्ताह में एक बार लेने वाली सहेली गोली है, जो कि गर्भ निरोधक गोली है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हार्मोन मोचक आईयूडी कौन सा है? LNG-20 है, प्रोजेस्टाट है, दोनों है, इनमें सभी है, इनमें से कोई नहीं है, तो दोनों होगा इसका, भूलना नहीं है। ये भी है और ये भी है, दोनों हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगला, तांबा मोचक आईयूडी कौन है? कापर टी है, कापर टी, कापर 7 मल्टीयोड 375 और दोनों। तो इसका राइट आंसर दोनों है, बिल्कुल भूलना नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। अगला, गर्भ निरोधक गोली पिल्स कितने दिन तक लगातार ली जाती है? 21 दिन, 24 दिन, 50 दिन, 5 दिन। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो 21 दिन है। लगातार मासिक चक्र जब आता है ना जी, तो उसके शुरुआत से ही लगातार
21 दिन तक ये गोली क्या की जाती है, ली जाती है। 21 दिन तक लगातार ये गोली ली जाती है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अगला दे रखा है, जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है हमारे देश की जनसंख्या कितने साल में दोगुनी हो जाएगी? 33 साल, 44 साल, 50 साल, 40 साल। तो 33 साल में हमारे देश की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी, याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सहेली की खोज किसने की थी? CDRI, RIAD, DCIP, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका आंसर है CDIR, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। और ये कहाँ है? ये कहाँ है? तो लखनऊ में है, ये भी याद रख लीजिएगा। पूछा जाता है CDRI कहाँ है? तो लखनऊ में है, इस बात को भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस जांच के द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है? MRI परीक्षण, एमिनोसिंथेसिस, बिडाल परीक्षण, सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है एमिनोसिंथेसिस है। इसका राइट आंसर क्या है? एमिनोसिंथेसिस है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन, एमिनोसिंथेसिस के द्वारा जांच की जाती है भ्रूण के स्वास्थ्य का, लिंग का, आनुवंशिक संरचना, सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है सभी, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला, जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई, 21 जुलाई, 31 जुलाई, 21 जुलाई, 11 जुलाई, 11 अगस्त। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है 11 जुलाई को, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोधक है? डायफ्राम है, टोपी और वाल्ट है, गर्भाशय, ग्रीवा यहाँ रहना चाहिए, और सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सभी। बाबू ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आप लोग को डेली मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम तक मैं पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दूंगा, और एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इससे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आना तय है। इसलिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और एक बात और, वीडियो के में कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी चैनल को करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।